नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा राजस्थान बौली से खबर आ रही है। जी अखिल भारतीय कांग्रेस और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सवाई माधोपुर जिले में बौली में कांग्रेस ने रविवार को नगर पालिका तिराहे पर स्थित अंबेडकर सर्कल पर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी लाखन सिंह मीणा और विशिष्ट अतिथि के रूप में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और विधानसभा प्रभारी कृपाल सिंह मीणा उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक इंदिरा मीणा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता वोट चोरी करके सरकार चला रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री खुद कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और विधायकों को भी सुनवाई नहीं हो रही है। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर बुलेटिन में कोटा से आ रही है, जहां आपको बता दें कोटा में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक टीवी एक्ट्रेस के 2 नाबालिग बच्चों की अपने फ्लैट में दम घुटने से मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट जो था हादसे की वजह माना जा रहा था। इसी बीच बता दें घटना अनंतपुरा थाना क्षेत्र के दीपश्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शनिवार देर रात लगभग 2 बजे हुई है। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, जी आपको बता दें जिनमें बच्चों की मृत्यु हो गई है, उनमें से एक 10 वर्षीय वीटीवी एक्टर था और दूसरा 15 वर्षीय भाई शौर्य आईआईटी की तैयारी कर रहा था। बता दें आपको वीर ने श्री मद रामायण टीवी सीरियल में भरत का किरदार निभाया था और वह सैफ अली खान की आने वाली फिल्म में भी उनके बचपन का रोल करने वाला था। हादसे के समय दोनों बच्चे घर पर अकेले सो रहे थे। उनके पिता जितेंद्र शर्मा जो कोटा में कोचिंग टीचर हैं, एक भजन संध्या में गए हुए थे, जबकि उनकी मां रीता शर्मा जो खुद भी एक लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस हैं, मुंबई में थी। कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि दोनों बच्चों की मां के मुंबई से आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बच्चों के पिता ने इच्छा जताई है कि दोनों बच्चों की आंखें डोनेट की जाएं। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ अनंतपुरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहाँ पे 2 बच्चे, एक 8 साल का एक 16 साल का, 2 भाई अपने घर में सो रहे थे। पिताजी कोई जागरण में गए हुए थे और पीछे से अभी प्रारंभिक एफएसएल और एमओबी ने जो छानबीन की है उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। आग लगने से जो धुआं और जो पूरा कमरे, क्योंकि सब बंद थे खिड़कियाँ वगैरह, तो बच्चों के सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से एक बेहोशी की हालत में बच्चे मिले हैं। बाद में जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है तब तक वो नहीं बच पाए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है, लेकिन अभी पिताजी से मैंने मुलाकात की है, मौका देखा है। एफएसएल टीम हमारी पूरी जांच कर रही है और प्रारंभिक उन्होंने यही बताया कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे का कारण है। खाजूवाला से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें थाना पुलिस ने सट्टे और जुए के अड्डों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आज दोपहर मीरा मार्केट में 5 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। आपको बता दें जहां पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मौके से नगद राशि, मोबाइल फोन्स और सट्टे के हिसाब किताब वाले रजिस्टर को भी बरामद किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बारे में थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने बताया है कि पुलिस को पिछले कई दिनों से क्षेत्र में सटोरियों की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह अभियान जो है वो चलाया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने बताया है कि फिलहाल सभी हिरासत में ले लिए गए हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन से खबर देख रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में बाबरी समाज के लोगों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इसी बीच आपको बता दें खबर में, जहां बिठोड़ा कला गांव निवासी गोपाल राम बाबरी शनिवार देर रात हनुमान चौराहे के पास अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी 2 वाहनों में सवार होकर आए विशेष समुदाय के 15 से 20 लोगों ने लाठियों से उन पर बेरहमी से हमला कर दिया है। हमलावर से उठाकर मारवाड़ जंक्शन ले गए और वहां भी उसकी पिटाई की है। बता दें आपको कि हमले की बात करें तो हमले में गोपाल राम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उसे राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज भी चल रहा है। आपको बता दें इस घटना से गुस्साए बाबरी समाज के सैकड़ों लोग थाने के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गजानन छोरया वटे अंडी रुकाड़ो करता मार भाई छोटो गोपालाल और टेम्पू में 10-15 जना आया और मारपीट की दी
वरना बाद में अटे शीतला मिंडर लायो अटे वेरे मारपीट की दी वरना बाद में हॉस्पिटल करने ले जाई ने नौकियो तेल पंप करने वटू पछे मैंने फोन की तो मैं लोग आया वटू पछे मैं हॉस्पिटल लाए ने पछे पुलिस थाने आया पुलिस थाने आए ने रिपोर्ट दी दी तो रिपोर्ट ली दी थी इसको नहीं थी हाल रिपोर्ट हमें ली थी खबर देख रहे हैं जी, आपको बता जहां अलवर से आ रही है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क में पिछले 39 सालों से हो रही रामलीला में इस साल एक अनूठा बदलाव किया गया। जी आपको बता दें, यहाँ पहली बार रामायण के दृश्यों को त्रेता युग की तर्ज पर फिल्माया गया है। युवराज प्रताप रामलीला ट्रस्ट के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा ने बताया कि रामलीला समिति ने इस साल एक नई पहल की है। उन्होंने कहा है कि समिति के संरक्षक नारायण लाल शर्मा साल 2011 में श्रीलंका से सीता अशोक का पौधा लेकर आए थे, जो अब एक बड़ा पेड़ बन चुका है। इस पेड़ का अशोक वाटिका में हुए सीता रावण संवाद और हनुमान सीता संवाद के दृश्यों का फिल्मांकन किया गया है। अध्यक्ष ने बताया है कि ये दृश्य जो है बिल्कुल वैसे ही दिखाए गए जैसे वे त्रेता युग में हुए थे। पूर्व अध्यक्ष श्याम शर्मा ने बताया है कि इस सीता अशोक के पौधे को शिवजी पार्क के छोटे से हिस्से में दशहरा पर्व के दौरान लगाया गया था। सालों तक इसकी देखभाल की गई और जब ये पेड़ बना तो इसका उपयोग रामलीला के दृश्यों के लिए भी किया गया है। ये नवाचार लोगों के बीच काफी चर्चा में है और रामलीला को और भी आकर्षक बना रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। इस वर्ष हम हमारे रामलीला आयोजन का 40वां सफल आयोजन प्रदर्शन कर रहे हैं। नवाचार हर आयोजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इस बार हमने भी कई सारे नवाचारों को अपने आयोजन में जोड़ा है। उनमें से एक नवाचार यह है कि यह वृक्ष जो सीता अशोक का वृक्ष है, ये 2011 में श्रीलंका से मंगा करके मेरे दादाजी, जो हमारे रामलीला परिवार के सबसे वृद्ध सबसे बुजुर्ग संरक्षक हैं, उन्होंने इसको 2011 में यहाँ पर अपने हाथों से विजयदशमी के दिन लगाया। तब से ही हमारी ये चाहत थी कि ऐसा एक नवाचार हो कि हम ऐसा एक दृश्य फिल्मा सकें जो सीता अशोक के पेड़ के नीचे बैठ करके माता सीता हनुमान जी वाला वही दृश्य हम दोहरा सकें जो अशोक वाटिका में त्रेता युग में हुआ था। में 1986 से यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी गरीब उत्थान के लिए उस जमाने में ये कॉलोनी बनी थी और शहर के बाहर के खास तौर से अपने यहाँ पूरे अलवर जिले से और ब्रज क्षेत्र से बहुत सारे लोग जो अलवर में रहने के इच्छुक थे उन लोगों ने यहाँ कॉलोनी में मकान लिया। हम लोग भी बहुत छोटे थे तो यहाँ रामलीला जो कमेटी थी उसका गठन हुआ और हम लोग भी रोल करने के लिए गए। तो उस समय यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे। 1986 में यहाँ पर रामलीला शुरू हुई थी। मांदुकी से खबर देख रहे हैं। मांदुकी नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण वन विभाग बाईपास पर लगी हाई मास्ट लाइट पिछले 5 महीनों से बंद पड़ी है, जिससे आपको बता दें यात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लाइट जो है बस स्टैंड बाईपास के पास स्थित है और इसके बंद होने से रात के समय पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। विशेषकर बात करें महिलाओं यात्रियों को अंधेरे में बस से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी कभी भी घट सकती है, खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन इस समस्या को दूर दूर तक कोई निपटाने का ठोस कदम नहीं उठा रहा है। लोगों का कहना है कि रोडवेज बसें शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही होकर निकल जाती हैं और अंधेरे के कारण यहां उतरने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बांदीकुई से विशंबर जांगीर की रिपोर्ट। देवली की से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, देवली में अग्रवाल महिला मंडल समाज द्वारा एक विशाल कन्या पूजन और भोज का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो 151 अधिक कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया गया है। देवली स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कन्याओं का सम्मान और उनका भोजन कराया गया है। वहीं बात करें तो इस अवसर पर भोग और महाआरती का भी आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था कन्याओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करना था, जिसके लिए उन्हें निःशुल्क शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई है। कार्यक्रम की बात करें तो अग्रवाल महिला मंडल समाज के अध्यक्ष हंसा गोयल ने बताया है कि इस कार्यक्रम में सभी वर्गों की कन्याओं को आमंत्रित किया गया है ताकि समाज में समानता का संदेश दिया जा सके। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट।
सीकर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, सीकर जिले के लौसल कस्बे में 30 सितंबर को एक राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता की बात करें तो शेखावटी एजुकेशन ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। वहीं ग्रुप के चेयरमैन बीएल रणवा ने पत्रकार वार्ता में बताया है कि इस 7 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य भर की 95 टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने ये भी बताया है कि सभी खिलाड़ियों और उनके साथ आए अभिभावकों के लिए भोजन और आवास की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ सीकर सांसद अमराराम, दूध विधायक गोवर्धन वर्मा, दूध प्रधान सुनीता रणवा और पालिका अध्यक्ष समूह नागौरी करेंगे। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर 30 सितंबर को एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। बीएल रणवा के निजी सचिव भरत शर्मा ने बताया है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर हरिओम पवार, खुशबू शर्मा, सोहन चौधरी, हरीश हिंदुस्तानी और विष्णु पारिक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। खुशी का विषय है, बाबा परमहंस धाम को 69वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करने का मौका मिला है और मैं मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए पूरे जनमानस का आभार व्यक्त करूंगा कि भंडारे लग रहे हैं बच्चों के लिए आवास फ्री हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन शेखावटी परिवार संस्था की तरफ से फ्री है। तो एक बच्चा मेहमान की तरह आकर के राज्य स्तरीय गेम खेल के जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बहुत बधाई का विषय है, पूरे लोसल शिक्षा जगत के साथ खेल जगत में आगे आ रहा है। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता रहे हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए की कीमत के 100 गुमशुदा स्मार्टफोन्स उनके मालिकों को लौटाकर दिवाली का तोहफा दे दिया है। आपको बता दें, हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पिछले 1 साल में जिले में गुम हुए, चोरी हुए फोन को ट्रेस कर लिया गया है। कड़ी मेहनत के बाद विभिन्न ब्रांड के 100 फोन बरामद कर लिए हैं, जिनमें आईफोन, OnePlus, मोटोरोला, सैमसंग और रेडमी जैसे महंगे फोन भी शामिल हैं। इनमें फोनों की अनुमानित जो कीमत है 25,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक की बताई जा रही है, जिसमें कुल बरामदी कीमत 50 लाख रुपए की आंकी गई है। ये सफलता थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम के प्रयासों से मिली है, जिसमें कांस्टेबल सुरेश और हेमेंद्र सिंह की विशेष भूमिका शामिल रही है। आपको बता दें, हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। ये हनुमानगढ़ जंक्शन के थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी के द्वारा एक टीम बनाई गई 2 कांस्टेबल की, जिसमें सुरेश कांस्टेबल 1233 और हेमेंद्र सिंह कांस्टेबल 425 के द्वारा पिछले 3 महीनों में लगातार CIR पोर्टल की निगरानी रख ये 100 फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। और उन 100 फोनों को बरामद कर अब हम लोग जिन परिवादियों के फोन गुम हुए हैं उनको हम प्रदान करेंगे। तो ये पिछले 3 महीने की जंक्शन थाना की कार्रवाई है। हमारे 2 कांस्टेबल के द्वारा ये विशेष प्रयास किया गया। इसमें मैं परिवादियों को और जो लोग हैं उनको अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों का यदि कोई फोन गुम होता है तो आजकल एक ऐप है राजकोप सिटीजन। खबर देख रहे हैं जयपुर से। जी आपको बता दें, राजधानी जयपुर में चल रहे गरबा आयोजन में फैशन डिजाइनर तनुजा टांक और उनकी बेटी विनिवा टांक ने अपनी खास वेशभूषा से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। जी आपको बता दें, जहां पर विनिवा टांक ने भी खास वेशभूषा पहनी है। आपको बता दें, पारंपरिक और आधुनिकता के इस अनोखे संगम ने इसी वजह से उनको सम्मानित भी किया गया है। देख सकते हैं विजुअल में कि बड़ी ही खूबसूरत सी ड्रेस पहन रखी है इन लोगों ने। तनुजा टाक जो खुद एक फैशन डिजाइनर है, इन्होंने बताया है कि इन दिनों पोशाकों को उनकी टीम के साथ मिलकर 15 से 20 दिनों में तैयार किया गया था। ये दोनों पोशाकें 15-20 दिन में तैयार हुई हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ड्रेस है पारंपरिक वेशभूषा में अपने आप में एक अनूठा और पहला उदाहरण है, जो फैशन और संस्कृति का एक बेहतरीन मेल है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अजमेर से। जी आपको बता दें, अजमेर की डिग्गी बाजार प्लाजा रोड, डिग्गी बाजार और डिग्गी तालाब के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने डिग्गी चौक स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन किया है। बैठक की अध्यक्षता श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और संस्थापक महासचिव रमेश लालवानी ने की है। इस दौरान व्यापारियों ने महासंघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके प्रयासों से यूजर चार्ज को समाप्त कराने और डिग्गी चौक में कचरा रखने की समस्याओं को हल करने में मदद मिली है। डिग्गी बाजार के अध्यक्ष दिलीप बूल चंदानी, विजय गोयल, सतीश कलवानी, सदर चरणजीत सिंह, श्याम मगानी और रमेश चेलानी ने महेंद्र बंसल और रमेश लालवानी को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान के बाद की बात करें तो महेंद्र बंसल और रमेश लालवानी ने सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि महासंघ भविष्य में भी हर छोटे बड़े व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट।
डिकी चौक प्लाजा मर्चेंट एसोसिएशन का संरक्षक हूँ और आज हम लोगों ने सती साइंस पैलेस गेस्ट हाउस में अजमेर व्यापार महासंघ के श्री महेंद्र बंसल जी और लालवानी जी को बुलाया। उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि आप लोगों के सहयोग से जो कचरा डिपो हमारे डिक्की चौक शाही पैलेस के आगे इकट्ठा हो गया था, नगर निगम ने रखा कर दिया था पंडीग्राम चौक से हटा के, उसको हटाने के लिए हमारे सारे व्यापारी लोग, उन लोगों ने आप लोगों को याद किया और आप लोगों ने इस समस्या का और यूजर चार्ज हटाने का आश्वासन देके उस दिन किया और सारी भागदौड़ करके उन्होंने आप लोगों ने सारी ये कचरा डिपो यहाँ से हटा दिया। इसलिए आज आप लोगों का यह स्वागत है हमारे व्यापार मंडल की तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद कि आगे भी आप कभी भी हमारी व्यापारियों की समस्या कोई आती है तो आप लोग हमारा इसी तरह साथ दें। धन्यवाद। आपका नाम? चरणजीत सिंह, संरक्षक डिगी प्लाजा रोड मर्चेंट एसोसिएशन। डिगी बाजार में आए दिन कचरा डाला जा रहा था साईं पैलेस के बाहर चौक के अंदर, और हम सब ने मिलकर श्री व्यापार महासंघ वालों को बुलाया। वो तुरंत यहाँ पर हाजिर हुए और हमारे बाजार के पदाधिकारी भी सब जने यहाँ पर हाजिर हुए और उन्होंने कड़ी मेहनत से इसको हटवाया। इसके लिए हमने यहाँ पर आज सम्मान समारोह रखा है, इनका सम्मान किया है, इनका स्वागत किया है। तो हम जब जब भी इनको याद करते हैं हमारी बाजार में आते हैं, और यूजर चार्जर जो है वो भी उन्होंने हटवाया। ये भी सभी व्यापारियों का भला किया है, अच्छी बात है, इनका थैंक यू। और सब जने हमारे व्यापारी हमारे हमेशा साथ रहते हैं, रमेश चेलानी जी, भाई साहब जी, बिल्लू भाई साहब जी और सभी बाजार वाले, तो बहुत बहुत शुक्रिया, सब हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू। दिलीप बुलचंदानी, डिगी प्लाजा रोड का अध्यक्ष। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर में अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई है, जिसमें सनातन धर्म की महत्व और युवाओं को कौशल आधारित रोजगार से जुड़ने पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, बैठक का आरंभ जो है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान समिति के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र जी, आपको बता दें, संस्थि के संस्थापक डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा है कि सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है। जी, आपको बता दें, मेघेंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में सनातन संस्कृति को महान बताया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए उन्हें संस्कार और कौशल दोनों देना आवश्यक है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सके। समिति ने यह भी तय किया है कि युवाओं को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें कौशल आधारित रोजगार, स्किल बेस्ड जॉब से जोड़ा जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड 108 की 105वीं वार्षिक आम सभा रविवार को जी बता दें कृषि परिसर में आयोजित हुई है, जिसमें सदस्यों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। समिति की 105वीं वार्षिक आम सभा में 5149 सदस्यों को 22% लाभांश और प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। इस दौरान बात करें तो समिति के 151 वरिष्ठ सदस्यों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में रेड क्रॉस के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश कृष्ण बिरला, विधायक संदीप शर्मा, कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर अध्यक्ष मीनू बिरला ने अपने संबोधन में कहा है कि मीनू बिरला ने अपने संबोधन में कहा है कि समिति लगातार प्रगति कर रही है। वहीं मार्च 2025 तक समिति की कुल कार्यशैली पूंजी जो है 213.06 करोड़ रुपए की हो गई है, जो पिछले साल से 18.22 करोड़ रुपए से अधिक है। बात करें तो उसके अलावा समिति में कोष में अगर बात करें तो 9.08 करोड़ रुपए और अमानतों में 182.88 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26.31 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। वहीं बता दें आपको, ऋण वितरित हुए हैं 26.31 करोड़ के। वहीं कार्यक्रम में समिति की नींव रखने वाले स्वर्गीय गजधार प्रसाद और समिति को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धांजलि भी दी गई है। डॉक्टर मीनू बिरला ने कहा है कि समिति सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं में हमेशा उनके साथ खड़ी है। वहीं इस अवसर पर एक निःशुल्क आई चेकअप कैंप भी लगाया गया है, जहां डॉक्टर शैलेंद्र बिरला ने 395 लोगों की आंखों की जांच की। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने बने रहे न्यूज 21। अभी के लिए नमस्कार।